हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 2 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका माइक्रो क्रेडिट और एसएचजी के बारे में। एक पार्ट हो चुका है, इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिडबी एंड माइक्रो क्रेडिट के बारे में। तो सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट SFMC, यानी सिडबी ने भी जो है माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए SFMC को बनाया था। किसको? SFMC को, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। सिडबी विथ एन इंटेंशन टू फिल द इंस्टीट्यूशनल वाइड इन inclusion space started experimenting in 1994 by dispensing micro credit through NGO wherein such institutions were used as financial intermediaries for delivering credit to poor and unreached मेनली वोमेन। तो सिडबी ने क्या किया, 1994 में ये देखा कि मतलब जो है अभी भी काफ़ी सारी जनता ऐसी है जिसको लोन नहीं मिल पा रहा है। तो उसी गैप को फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने माइक्रो क्रेडिट बांटना शुरू किया। किसकी सहायता से? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता से। ठीक है, ये जो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी का काम करते थे, यानी कि मीडिएटर का काम किया करते थे। और ये जो है पुअर लोगों तक, अनरीच्ड पीपल जिनको लोन नहीं मिल पाता था, उन तक क्रेडिट डिलीवरी करने में मदद करते थे, खास करके वोमेन के लिए। ठीक है, मतलब सिडबी ने NGO का यूज़ किया ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पुअर और अनरीच्ड पीपल के पास लोन पहुंचाया जा सके। लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ पायलट इंटरवेंशन, मतलब जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पर यानी एक्सपेरिमेंट बेसिस पर किया था, उसकी सफलता को देखते हुए द प्रोग्राम वाज सब्सिक्वेंटली रीओरिएंटेड एंड स्केल्ड अप टू सर्व द ह्यूज अनमेट डिमांड फॉर माइक्रो फाइनेंस इन द कंट्री। तो इसकी सफलता को देखते हुए इसको प्रोग्राम को रीओरिएंटेड किया गया और इसका स्केल बढ़ाया गया। जैसे पहले 10 करोड़ के लोन दिए गए थे, तो 100 करोड़ 1000 करोड़ के लोन बांटे गए, ताकि जो माइक्रो फाइनेंस में नीड है, मतलब जनता जनार्दन की जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा किया जा सके। डिपार्टमेंट विद इन सिडबी, तो सिडबी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट SFMC कहा गया। ये 1999 में बनाया गया। यानी सिडबी के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया SFMC, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, विच सर्व एज एन एपेक्स होलसेल यूनिट फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग, प्रोवाइडिंग a complete range of financial and non-financial services to micro financial institutions so as to facilitate their deployment into financially sustainable entity। तो मतलब इन्होंने क्या किया, सिडबी ने SFMC बनाया, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट 1999 में, और जिसे एपेक्स बॉडी बनाई गई ताकि माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें कंप्लीट रेंज दी जाती थी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध करवाई जाती थी सिडबी के द्वारा। किसको? MFIs को, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ताकि ये जो MFIs हैं ये डेवलप कर सकें और सस्टेन कर सकें, आगे बढ़ सकें। द लॉन्च ऑफ SFMC बाय सिडबी हैज़ बीन विद अ क्लियर फोकस एंड स्ट्रेटजी टू मेक इट एज मेन परवेयर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इन द कंट्री। तो SFMC सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट को सिडबी ने लॉन्च किया था एकदम क्लियर फोकस और स्ट्रेटजी के साथ में, ताकि ये माइक्रो फाइनेंस जो हमारे देश में है उसका मुख्य जो है कर्ता धर्ता बन सके। ठीक है, फिर आता है नेशनल माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम। मतलब ये सारे हम यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं सिडबी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा अभी काफ़ी देर तक जितने भी सिडबी के प्रोग्राम चल रहे हैं माइक्रो क्रेडिट को लेकर के, उन्हीं की बात करते रहेंगे। ठीक है, तो नेशनल माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम, नेशनल माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम NMFSP। ठीक है, नेशनल माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय सिडबी इन अप्रैल 2000 में सिडबी ने इसे लॉन्च किया था। अंडर नेशनल माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम सिडबी इंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID UK, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया साल 2000 में ही, और सिडबी ये प्रोग्राम लेकर आया हुआ है। मतलब ये जॉइंट वेंचर है एक तरीके से कह लीजिए, सिडबी का और यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था DFID, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सिडबी कमीशनड अ 7-year impact assessment study to assess the national scale the development impact of MFI program in relation to different product designs and delivery system। तो इन्होंने क्या किया, एक 7 साल का पूरा प्रोजेक्ट लेकर के आए जिसमें इन्होंने असेसमेंट की कि जो भी प्रोडक्ट हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी हम
प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म है वो कितना सक्सेसफुल है, इसको जानने के लिए 7 ईयर इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी प्रोग्राम लेकर के आए। अब इसमें 7 साल के असेसमेंट में क्या फाइंड किया गया, मेजर हाईलाइट्स क्या है, क्या क्या फाइंडिंग्स रही इनकी। तो पहली चीज़, माइक्रो फाइनेंस इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप। मतलब इन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस एक बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसकी सहायता से हम गरीब लोगों तक और डिसएडवांटेज, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा, उन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस से जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उसमें 92% लोग ऐसे थे जिनको पहले कभी भी जो है फॉर्मल एक्सेस नहीं था क्रेडिट का, यानी कि बैंकों से कभी लोन मिला ही नहीं था। सोचिए 100 में से 92 लोग ऐसे हैं जिनको कभी पहले लोन मिला ही नहीं था, जिनको इन्होंने लोन प्रोवाइड किया। कैसे प्रोवाइड किया? इसी प्रोग्राम के तहत जो इन्होंने चलाया हुआ था, नेशनल माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, उसके बाद में सिडबी का माइक्रो फाइनेंस हैज इफेक्टिवली रीच्ड आउट टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन, जो हमारे समाज का अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जिनको कम अधिकार प्राप्त हैं, जैसे SC STs और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, तो उनको भी यहाँ पर मतलब जो है लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। क्योंकि 73% लोग ऐसे थे सैंपल में से जो SC ST या बैकवर्ड क्लास को बिलोंग किया करते थे, जो इन्होंने लोन वगैरह बांटने की कोशिश की इस प्रोग्राम के तहत। द प्रोग्राम हैज़ प्रीडोमिनेटली रीच्ड आउट टू द रूरल एरियाज विद द 2/3 ऑफ सैंपल हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू सच एरियाज। प्रोग्राम जो था उसने ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पहुँचाया? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि 2/3 जो लोग थे जिनको इन्होंने लोन वगैरह दिया था वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग किया करते थे। वोमेंस इसमें जो है 80%, यानी कि जितने भी क्लाइंट थे इनके, उसमें से 80% जो है औरतें हुआ करती थी। द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इंक्रीज्ड एमंग क्लाइंट हाउस होल्ड पोस्ट अवेलमेंट ऑफ लोन फ्राम MFI। इन्होंने ये भी देखा कि जब इन्होंने माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, जिन घर के लोगों ने, तो लोन लेने के बाद उनके स्कूल में बच्चों के एडमिशन हुए। मतलब पहले हो सकता है घर में 4 बच्चे रहे तो वो 2 को पढ़ाते थे, लेकिन अब वो 4 को पढ़ा पा रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट और जो है निकल करके आता है इस प्रोग्राम का। ठीक है, टॉपिक मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, वो मैं जिम्मेदारी आपको देता हूँ। लेंडर्स फोरम की बात करेंगे। एज पार्ट ऑफ इस रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इनिशिएटिव SFMC है ना, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट हैज़ फैसिलिटेटेड लेंडर्स फोरम कंप्राइजिंग की MFI फंडर्स विथ a view to promoting cooperation and responsible lending practices among MFI lender to leveraging support to MFI across all stakeholders। तो इन्होंने लेंडर्स का फोरम, मतलब जो लोन देते हैं उनका एक फोरम बनाया, जिसमें जो MFI थे, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उन सबको एक साथ जोड़ा गया ताकि उनको सपोर्ट दिया जा सके। ऑल द मेजर लेंडर्स ऑफ MFI हैव एग्रीड टू वर्क टुगेदर टू इम्प्रेस अपॉन द MFI टू इम्प्लीमेंट देम थ्रू अ कॉमन सेट ऑफ लोन कैबिनेट। मतलब कहने का जितने भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देने वाले लोग थे, मतलब जैसे बैंक हो गया, ठीक है, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, जो लेंडर्स थे वो सब एग्री हुए कि हाँ हम सब लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे ताकि MFIs को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकें। और ये एक कॉमन सेट ऑफ लोन नियम, कॉवेनेंट में रूल होता है, एक कॉमन लोन रूल के तहत हम लोग काम करने वाले हैं। बैंक्स हैज़ आल्सो एग्रीड टू स्ट्रिक्टली एग्जामिन एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर फील्ड लेवल प्रैक्टिसेस टू देयर असिस्टेड MFI लाइक एडरेंस टू KYC नाम। इसके अलावा बैंकों ने कहा कि वो स्ट्रिक्टली एग्जामिन करेंगे, फील्ड लेवल पर मॉनिटरिंग करेंगे कि MFI जो भी प्रैक्टिसेस कर रही वो सही कर रही कि नहीं कर रही, जैसे KYC नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चेक करना भी बैंकों ने वादा किया कि हम ये करेंगे। अब तक जो है 11 मीटिंग हो चुकी हैं, लेंडर्स फोरम की जो मीटिंग्स हैं, अब तक टोटल 11 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अगला टॉपिक लेते हैं। सारा कुछ अभी तक फ्रेंड्स जो चल रहा है ये सब आपका सिडबी के तहत ही हो रहा है। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट COC, कोड ऑफ कंडक्ट A, कोका यानी असेसमेंट। कोका measures MFI's adherence to ethical and sound practices that enable an MFI to maintain good relationship not only with the client but also with the all other stakeholders of the sector। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? एक नियम बनाया गया, एक नियम कानून होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट मेजर करता है MFI की ये एडहर कर रहा है कि नहीं कर रहा है एथिकल और साउंड प्रैक्टिसेस को।
ठीक है, मतलब कहने का ये नहीं कि लोन बांटना है उसके बदले में 10,000 रुपये ले लिए, घूस ले लिया, वो एक जो है अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, एथिकल बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका क्लाइंट के साथ एक अच्छा जो है रिलेशनशिप मेंटेन होती है, और साथ ही साथ और भी स्टेक होल्डर्स यानी जिससे आप MFI ने लोन ले रखा है नाबार्ड वगैरह से, उनके साथ भी आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप बनती है। कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट इज बेसिकली अ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस ऑफ एन MFI विद द कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। तो COCA क्या है? ये एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी ये होगी जो इसको असेसमेंट करेगी कि जो MFI है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो कंप्लायंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, किस चीज़ का, जो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उनका कंप्लायंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। 75 COCA कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन फेज 1। फेज 1 में 75 जो है कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट करवाए जा चुके हैं। अकॉर्डिंगली इसी की वजह से सिडबी ने डेवलप किया है एक पायलट और रोल्ड आउट HCT यानी कि हार्मोनाइज्ड कोका टूल इन कंसल्टेशन विद द अदर स्टेक होल्डर। तो मतलब कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने HCT हार्मोनाइज्ड कोका टूल जो है डेवलप किया और उसे जो है लोगों को या फिर जो है MFI को अवेलेबल करवाया हुआ है। द टूल इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन जॉइंट COC, मतलब इशूड बाई MFIN एंड साधन। MFIN क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, RBI फेयर प्रैक्टिस कोड, स्मार्ट कैंपेन्स, क्लाइंट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल ETC। तो जो ये टूल है जिसका नाम है HCT हार्मोनाइज्ड कोका टूल, कोका मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो जो ये टूल है, ठीक है, तो ये टूल जो है प्राइमरली बेस्ड ऑन है किस पर? जॉइंट COC, जिसे इशू किया गया है किसके द्वारा? कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट पर आधारित है, जिसको इशू किया गया है MFIN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क द्वारा, साधन द्वारा, RBI के फेयर प्रैक्टिस कोड द्वारा, स्मार्ट कैंपेन के क्लाइंट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। इन सभी सिद्धांतों को यूज, मतलब इन सब के जो नियम कानून थे उन सबको इकट्ठा करके ये टूल बनाया गया है। HCT हार्मोनाइज्ड कोका, है ना, हार्मोनाइज्ड कोका टूल HCT जो है, इसमें 251 इंडिकेटर्स हैं, 251 इंडिकेटर्स आर देयर कवरिंग 9 डायमेंशंस। में 9 डायमेंशंस की बात होती हैं, वो 9 डायमेंशंस यहाँ लिखी हुई है, ध्यान रहे तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। पहला है डायमेंशन इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, दूसरा है सेंसिटिविटी इंडिकेटर, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, क्लाइंट प्रोटेक्शन, गवर्नेंस, रिक्रूटमेंट, क्लाइंट एजुकेशन, फीडबैक एंड ग्रेवियंस रेड्रेसल एंड डेटा शेयरिंग। तो कुल मिलाकर के इन 9 डायमेंशंस में टोटल 251 इंडिकेटर्स हैं, जिनकी सहायता से हम ये जज करते हैं कि कोई MFI ठीक से काम कर पा रही या नहीं कर रही है। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम की बात करेंगे तो इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन SFMC, है ना, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट हैज़ बीन कंडक्टिंग डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए SFMC जो है डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाती रही है। याद रखने की ये जरूरत नहीं कितने प्रोग्राम हुए, कहाँ हुए, बस समझ लीजिए कि हाँ सिडबी ये भी काम कर रही है। 112 सच प्रोग्राम अब तक कंडक्ट किए गए हैं। 107 माइक्रो बिजनेस क्लस्टर्स में, क्लस्टर मतलब गुच्छा होता है, तो 107 माइक्रो बिजनेस क्लस्टर्स जो थे उसमें 112 सच प्रोग्राम्स हो चुके हैं। 7 राज्यों को इन्होंने कवर किया है, जिसमें लगभग 6500 जो ये आर्टिशियंस हैं आपके 6500 कलाकार जो होते हैं उनको कवर किया गया है। लगभग 40% वोमेन आर्टिशियंस आर नाउ यूजिंग डिजिटल एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इनके हिसाब से लगभग जो ये वोमेन आर्टिशियंस हैं इसमें लगभग 40% लोग जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल एप्लीकेशन का यूज कर रही हैं, जैसे भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, स्टार 99 है, USSD, इन सब का प्रयोग बढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद में आता है पोरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम PSIG। तो जो राज्य ज़्यादा गरीब हैं उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी प्रोग्राम सिडबी के द्वारा लाया गया है। सिडबी हैज़ आल्सो इम्प्लीमेंटेड पोरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम फंडेड बाय UK एड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। DFID की सहायता से, UK की मदद है, सहायता है वहाँ पे। UK का जो डिपार्टमेंट है DFID, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसने जो है फंडिंग करी हुई है। उसके फंड और सिडबी के फंड से मिला करके जो गरीब राज्य हैं, एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, उनको 2012 से 19 के दौरान मदद पहुँचाई गई है सिडबी के द्वारा। ठीक है, आता है इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड IMEF।
तो अभी भी सिडबी की ही बातें चल रही हैं, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी तक हम सिडबी पर ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड टू ईज द टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन इन फाइनेंशियल ईयर 2012 में जो मतलब कैश का क्रंच था, लिक्विडिटी की स्थिति बहुत टाइट थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, मार्केट में पैसे नहीं थे, हमारे पास सिडबी वगैरह के पास तो रहेंगे ही ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप किया इन क्रिएशन ऑफ 100 करोड़ फंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया, जिसे ही IMEF कहा गया। इन यूनियन बजट 2011-12 के यूनियन बजट में एक 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया, जिसे ही IMEF कहा गया। ये सिडबी की निगरानी में बनाया गया। ऑपरेटेड थ्रू सिडबी टू स्ट्रेंथन कैपिटलाइजेशन ऑफ स्मॉलर सोशली ओरिएंटेड MFI स्पेशली इन अंडर सर्व्ड स्टेट एरियाज। तो इसमें क्या किया गया, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको पूंजी प्रदान की गई, खास करके उन राज्यों उन क्षेत्रों में जो अंडर सर्व्ड हैं, जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। एज ऑन सितंबर 2017 65 MFIs वर कमिटेड असिस्टेंट अंडर फंड अमाउंटिंग टू 195.50 करोड़। यानी कि अब तक जो है सितंबर 2017 तक की बात करें तो 65 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस फंड के तहत लोन दिया जा चुका है, और जो कि टोटल मिला करके लगभग 200 करोड़ 195 करोड़ के आसपास बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सिडबी की बात कर ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, किस चीज़ के लिए, माइक्रो फाइनेंस को और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव announced a number of regulations and development supporting financial inclusion and micro financial institutions over period of time। तो उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस लाई हुई है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया हुआ है, किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए। While the continuation of priority sector status for on lending to MFI continues, new entity small finance bank have been introduced in the financial system along with the focus on फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो मतलब जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो भी लोन, जैसे ये मान लीजिए हियर इज सिडबी, ठीक है, सिडबी है, नाबार्ड है, नाबार्ड ने लोन दिया किसको, MFI को, ताकि ये MFI या बैंक भी हो सकते हैं, बैंक ने लोन दिया किसको, MFI को, MFI ने फर्दर लेंडिंग की आम आदमी को, ठीक है। तो ये जो ऑन लेंडिंग होती है, ये अब बैंक जो है अपने प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट कर सकता है। ये जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया, लेकिन ये 10 लाख रुपए जो हैं ये बैंक से मिले हुए लोन के हैं, तो उस केस में जो ये बैंक है जिसने MFI को लोन दिया है, वो इस 10 लाख के लोन को अपने जो है प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट कर सकता है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि MFI को जो ऑन लेंडिंग की, MFI द्वारा जो ऑन लेंडिंग यानी फर्दर लेंडिंग की जाती है, उसको प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाता है। तो चूँकि प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट बैंकों को पूरा करना रहता है, अब अगर MFI को देने से वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है तो बैंकों के लिए आसान हो गया, क्योंकि लोन बांटेगा MFI और हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए इसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो चल ही रही है। मुद्रा आउटफिट हैज़ बीन स्ट्राइविंग फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज फाइनेंसिंग। मुद्रा स्कीम भी लाई गई है ना, ताकि जो है जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। अब रीसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो रीसेंट डेवलपमेंट में RBI's कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ MFI। तो MFI के रेगुलेशन पर RBI का कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट आया हो, उसमें क्या बताया गया है, द कंसल्टेशन पेपर फोकस ऑन कस्टमर इंडेप्टनेस एंड हाईलाइट 2 क्रिटिकल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू इट। तो कंसल्टेशन पेपर में जोर दिया गया कि कस्टमर जो है ऋणग्रस्त क्यों है ना, लोन से क्यों लदा पड़ा है, इस बात को जानने की कोशिश की गई। और इन्होंने हाईलाइट किए 2 कारण हैं, इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह यह है, पॉलिसी ऑफ RBI व्हिच रेगुलेट माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज ऑफ NBFC MFI कवर्स ओनली 30% ऑफ ऑल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मतलब इनका कहना है कि RBI की जो पॉलिसी है उसमें जो माइक्रो फाइनेंस का काम करने वाले NBFC MFI हैं वो केवल 30% ही मतलब जो है NBFC को कवर करता है। पॉलिसी केवल 30% माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इन इंडिया को कवर करता है। बाकी के जो 70% हैं, चाहे वो बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो उनके ऊपर जो है कोई पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन, जैसे लोन कितना दे सकते हैं, कितना जो है
इंटरेस्ट वसूल सकते हैं, इन सब की कोई गाइडलाइन लागू नहीं होती। यानी कि कुल मिलाकर के केवल 30% एनबीएफसी पर आरबीआई का पकड़ है, 70% पर पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से ये मनमानी वसूल ही करते हैं, सिंपल से टर्म में। दूसरा है लेंडिंग रेट्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट रिमेन हाई, ठीक है, मतलब जो ये माइक्रो क्रेडिट देते हैं, किसी को 20,000 रुपये का लोन दिया तो उस पर जो है पता चल रहा है 15% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, लेंडिंग रेट इज़ वेरी हाई। जबकि डिस्पाइट सम एनबीएफसी एमएफआई एंड बैंक्स हैव अचीव्ड स्केल एंड हैविंग लो एक्सपेंडिचर, जबकि काफ़ी सारे एनबीएफसी एमएफआई हैं या बैंक्स हैं जिन्होंने मतलब जो काफ़ी बड़े स्तर पर मतलब जैसे 1,000 करोड़ रुपए तक का जो है माइक्रो क्रेडिट लोन बांट चुके हैं और इनका खर्चा भी काफ़ी घट चुका है इस लोन को बांटने में, उसके बावजूद भी जो है जो लेंडिंग रेट है वो काफ़ी हाई है। तो ये दो प्रॉब्लम्स देखी गई आरबीआई के पेपर में, ठीक है। द समरी ऑफ प्रपोजल आउटलाइंड इन द कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट्स आर एज अंडर, फिर जो इस कंसल्टेटिव पेपर में प्रपोजल दिया गया कि हम कैसे जो है चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स है। पहला है कॉमन डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन फॉर ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज़, तो जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटी हैं, आरईज हैं, उन सब के लिए माइक्रो फाइनेंस लोन की एक कॉमन डेफिनेशन बनाई जाएगी। माइक्रो फाइनेंस लोन सेल मीन्स कोलेट्रल फ्री लोन टू हाउस होल्ड विथ एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ 1.25 लाख, यानी 1,25,000 गाँव में और 2 लाख रुपए अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में। तो माइक्रो फाइनेंस लोन किन्हें माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस लोन उन लोन को माना जाता है जो कोलेट्रल फ्री हों और उन हाउस होल्ड को, उन घर के लोगों को दिया गया हो जिनकी सालाना इनकम ग्रामीण क्षेत्र में 1,25,000 से ज़्यादा ना हो और जो है अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आया कि हाउस होल्ड किसे मानेंगे, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कहा गया, हाउस होल्ड कहा गया। तो फॉर दिस पर्पज हाउस होल्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन नॉर्मली लिविंग टुगेदर, ऐसे लोगों का ग्रुप जो साथ रहता है और खाना जो है एक कॉमन किचन से खाता है। देखिए ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी। आप जो है साथ रहने का मतलब हो सकता है 2-4 दोस्त भी साथ रहते हो ना, लेकिन एक ही किचन से खाना खाने का मतलब जो है आप फैमिली हैं ये मानकर चला गया है, ठीक है। तो हाउस होल्ड का मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति जो साथ रहते हैं और एक ही किचन से जो है खाना खाते हैं, उन्हें हाउस होल्ड माना जाएगा। इवन दो द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड शैल बी लेफ्ट टू द जजमेंट ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब इन्होंने कहा कि अब ये घर का जो मुखिया है वो डिफाइन करेगा कि हाउस होल्ड किसे बोलना है। जैसे घर के मुखिया हैं, मान लीजिए से मदर एंड फादर इज़ देयर, ओके, उसके बाद में उनके जो है 2 बेटे हैं, मैं मान लेता हूँ 2 बेटे हैं, उनकी भी वाइफ हैं, उनके भी बच्चे हैं। अब हो सकता है कि माता पिता जो है इनमें से किसी एक बेटे के साथ रह रहे हों, है ना, दूसरा बेटा कहीं अलग रह रहा हो, है ना, इट इज़ पॉसिबल। तो उस केस में ये परिवार का मुखिया डिसाइड करेगा कि हम इसको हाउस होल्ड मानेंगे या पूरे के पूरे परिवार को हाउस होल्ड मानेंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ज़्यादा जोर दिया गया है, मोर एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन नॉर्मली लिविंग टुगेदर। तो इसीलिए यहाँ 2 बातें कहेंगी, एक तो लोग साथ रहते हों और दूसरा कॉमन किचन से खाना खाते हों। तो यहाँ जोर इस बात पर देना है कि लोग एक साथ रहते हों, कॉमन किचन से खाने पर जोर नहीं देना है। तो वही बोल रहे हैं कि मोर एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन नॉर्मली लिविंग टुगेदर, साथ रहते हों, देन ऑर्डिनरली टेकिंग फूड फ्रॉम अ कॉमन किचन। कॉमन किचन से खाना लेने की बात से हम हाउस होल्ड का डिसीजन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात ये हुई कि जो है क्या हुआ, माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन दी गई कि माइक्रो फाइनेंस लोन कोलेट्रल फ्री होता है और उन हाउस होल्ड को दिया जाता है जिनकी सालाना इनकम ग्रामीण क्षेत्र में 1,25,000 से ज़्यादा ना हो और जो है अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में 2 लाख से ज़्यादा ना हो, तो उन्हें ही हम जो है माइक्रो फाइनेंस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है अदर इंस्ट्रक्शन अप्लीकेबल टू माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफ ऑल आरईज, कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो सभी माइक्रो फाइनेंस लोन पर लागू होती हैं। जैसे ईच रेगुलेटेड एंटिटी, आरई रेगुलेटेड एंटिटी मतलब चाहे वो एमएफआई हो, चाहे एनबीएफसी एमएफआई हो, कोई भी हो, ओके, यहाँ तक कि लोकल एरिया बैंक भी एमएफआई बन सकते हैं ना। तो ईच रेगुलेटेड एंटिटी शैल हैव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर हाउस होल्ड इनकम असेसमेंट कैपिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग लोन ऑब्लिगेशन ऑफ द हाउस होल्ड एज परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड इनकम सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50%, periodicity of the repayment as per borrower's requirement, all inclusive interest rate charged to the borrower। तो बोल रहे हैं कि भाई देखो, पहली बात, जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटी हैं, एमएफआईज हैं, उनको बोर्ड से अप्रूव्ड पॉलिसी रखनी चाहिए कि वो किसी हाउस होल्ड की इनकम को कैसे असेस करेंगे। साथ ही साथ में जो भी ये इंस्टॉलमेंट आप बांधोगे, ठीक है, जो भी आप इंस्टॉलमेंट बांधोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% उस हाउस होल्ड इनकम का होना चाहिए। हाउस होल्ड इनकम का मैक्सिमम 50% जो है, अगर महीने में कोई 10,000 रुपये कमा रहा है तो मैक्सिमम आप इसमें 5,000 रुपये का जो है इंस्टॉलमेंट बांध सकते हैं। साथ ही साथ में रीपेमेंट की पीरियोडिसिटी क्या होगी, हर महीने लौटाएगा, 7 साल में लौटाएगा, 5 साल में लौटाएगा, ये एज पर बारोवर की रिक्वायरमेंट होना चाहिए।
अगर कोई प्री पेमेंट करना चाहता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। डिस्क्लोजर ऑफ प्राइसिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन ए स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड फैक्ट शीट, जो भी लोन आप देंगे व्यक्ति को, उसको एक जो है सीट दीजिए, क्लियर सी सीट दीजिए, इसमें प्राइसिंग रिलेटेड सारी जानकारी हो, कुछ भी हिडन नहीं रहना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम एवरेज इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन माइक्रो लोन्स क्या होगा वो भी डिस्प्ले किया जाना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो सभी MFI पर लागू की जानी चाहिए। ये रिकमेंडेशन है जो RBI ने कंसल्टेटिव कमेटी बनाई थी उसकी, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर एग्जिम्पशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, तो नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए एग्जिम्पशन का क्राइटेरिया क्या होगा, इसे देख लेते हैं। अंडर माइक्रो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन टू हाउस होल्ड विद द एनुअल income of 1.25 lakh for rural area and 2 lakh for urban and semi-urban area respectively, provided the payment of interest and repayment of principal of all outstanding loan of the household at any point of does not exceed 50% of the household income। तो देखिए नई बात नहीं है, पहली बात उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में हम माइक्रो फाइनेंस लोन उसे मानेंगे जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी सालाना इनकम 1,25,000 और अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में है तो उसकी सालाना इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूरे हाउस होल्ड की बात हो रही है। हाउस होल्ड में मैंने बताया था ऐसे लोग जो साथ रहते हों और एक कॉमन किचन से खाना खाते हों। साथ ही साथ में जो आप उनसे पेमेंट लेंगे वो जो है उनकी मंथली इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत पब्लिक डिपॉजिट यानी कि FD वगैरह या जो है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसे ना एक्सेप्ट करता हो और उसका एसेट साइज जो है 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है ना, तो उसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के क्राइटेरिया से एग्जिम्ट करते हैं। एसेट साइज कितना होना चाहिए, 100 करोड़ से कम। अलाइनिंग, ठीक है, तो ये हो गया इसका C पार्ट। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्र में कोलेटरल फ्री लोन होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस में। ग्रामीण क्षेत्र की सालाना इनकम 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अर्बन एरिया में 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो भी लोन का इंस्टॉलमेंट वगैरह बनाएंगे वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पब्लिक से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए और एसेट का साइज 100 करोड़ से कम होना चाहिए। D पॉइंट है, मतलब इनकी रिकमेंडेशन है। जैसे देखिए ये हेडिंग थी, है ना, तो वैसे ये भी एक हेडिंग है लेकिन इसमें ज़्यादा एलिमेंट समझाने को है नहीं। अलाइनिंग प्राइसिंग गाइडलाइन ऑफ NBFC MFI विद द गाइडलाइन अप्लीकेबल टू NBFC, इनका कहने मतलब है कि जो प्राइसिंग मतलब जो भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना है तो जो गाइडलाइन NBFCs पर लागू होती हैं वही गाइडलाइन NBFC MFI पर भी लागू होंगी। सेम गाइडलाइन हमें फॉलो करना है। जो प्राइसिंग गाइडलाइंस NBFC पर लागू है वही उसी के NBFC MFI पर भी लागू हो जाना चाहिए। अगला है विड्रॉल ऑफ फॉलोइंग गाइडलाइंस प्रेजेंटली एप्लीकेबल टू NBFC MFI। कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको विड्रॉ कर दिया गया है जो कि NBFC MFI पर ही लागू होती थी। जैसे पहला, स्टिपुलेशन रिलेटेड टू सब लिमिट ऑफ लोन अमाउंट 75,000 इन फर्स्ट साइकिल, एक्सक्लूजन ऑफ लोन टुवर्ड एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस फ्रॉम ओवरऑल लिमिट, टेनर मिनिमम 24 मंथ फॉर लोन अबव 30,000 एंड पर्पज मिनिमम 50% ऑफ लोन फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटी। तो इन्होंने कहा कि जो लोन की एक सब लिमिट लगाई गई है कि पहली बार में केवल 75,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाना है। और जब भी ये 75,000 आप काउंट करेंगे तो उसमें जो है एजुकेशन लोन और मेडिकल से रिलेटेड लोन को काउंट नहीं किया जाता है। टेनर मिनिमम 24 महीने का लोन दिया जाएगा। अगर लोन की अमाउंट 30,000 रुपये से ज़्यादा तो मिनिमम 24 महीने के लिए दिया जाएगा। ये भी क्राइटेरिया ख़त्म किया गया है। साथ ही साथ में ये भी क्राइटेरिया था कि जो लोन आप लेंगे उसमें से 50% आप इनकम जनरेशन एक्टिविटी में लगाएंगे, बाकी चाहे खर्चा कर दीजिए, फूंक दीजिए, उड़ा दीजिए, लेकिन 50% आपको इनकम जनरेट करने, यानी दुकान खोल लीजिए, बिजनेस डाल दीजिए, कुछ करिए लेकिन इनकम करिए। तो ये भी क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया जा रहा है। यहाँ पर सारी चीज़ें ये हटाई जा रही हैं ताकि जनता लोन ले सके। इन सब क्राइटेरिया की वजह से वो लोन नहीं ले पाता। सोचिए 30,000 से ऊपर का लोन है, किसी को 50,000 रुपये का लोन लेना है, आपने क्राइटेरिया रखा है कम से कम 24 महीने के लिए लेना पड़ेगा। अब सोचिए अगर ये 6 महीने में ही ले और ख़त्म कर दे तो इसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हटाई गई, ठीक है। विड्रॉल ऑफ टू लेंडर नाम फॉर लेंडिंग बाई NBFC MFI, यानी कि मतलब अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहे NBFC MFI से तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दो NBFC MFI से ले सकता था, 2 लेंडर से ज़्यादा। यानी कि ऐसा नहीं है, आप सोचिए कि आपने एक NBFC MFI से लोन लिया,
फिर एक दूसरे एनबीएफसी एमएफआई से लोन लिया, बस अब तीसरे एनबीएफसी एमएफआई से लोन आप नहीं ले सकते थे। तो ये क्राइटेरिया भी खत्म कर दिया। आप 10 एनबीएफसी से लोन लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 लेंडर नॉर्म्स था, यानी कि मैक्सिमम 2 एनबीएफसी एमएफआई लोन दे सकते थे एक व्यक्ति को, ठीक है। विड्रॉल ऑफ आर प्राइसिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल टू एनबीएफसी एमएफआई, तो जो भी प्राइसिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थी एनबीएफसी एमएफआई पर लागू थी वो सब विड्रॉ कर ली गई हैं, ठीक है। The proposed changes seek to link the overall permissible indebtedness limit of the repayment capacity of the borrower at household level, that is limit should not exceed 50% of household income। तो वही बात है कि जो रीपेमेंट करेगा वो अपनी टोटल हाउस होल्ड इनकम का 50% से अधिक नहीं करेगा। उसके बाद में ये जो गाइडलाइन है ना, कि रूरल एरिया में 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसी को दिया गया कोलेटरल फ्री लोन माइक्रो फाइनेंस कहलाएगा, ठीक है। दिस इज डिपार्टेड फ्रॉम करंट पॉलिसी विच परमिट्स अ टोटल इंडेप्टनेस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1.25 लाख एक्सक्लूडिंग एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब कहने का पहले गाइडलाइन थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1,25,000 रुपये का लोन दिया जा सकता था, लेकिन उसमें एजुकेशन लोन और मेडिकल एक्सपेंसेस को छोड़ दिया जाता था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात कही गई थी कि सब लिमिट थी 75,000 इन फर्स्ट साइकिल, तो ये यही है। मतलब टोटल लोन कितना दे सकते थे, 1,25,000 रुपये का हम दे सकते थे किसी व्यक्ति को, जिसमें से पहली बार में मैक्सिमम हम 75,000 रुपये का ही लोन दे सकते थे। तो ये सारे क्राइटेरिया ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन ये 1,25,000 और 75,000 की जो लिमिट है, इसमें मेडिकल पर जो खर्चा होगा, एजुकेशन पर जो खर्चा होगा, उन सबको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको नहीं नोटिस। सोचिए एजुकेशन लोन 50,000 का ले रखा है तो उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है। NABARD has been supporting the SHG based livelihood program such as MEDP, LEDP for improving the standard of living of poor covered by द ग्रुप। मतलब ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था MEDP और LEDP के बारे में डिटेल में, है ना। LEDP लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, MEDP माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम था। तो SHG की सहायता से, नाबार्ड जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से ये 2 प्रोग्राम चलाया करता है, जिससे कि जो है गरीब लोगों की ज़िंदगी आसान हो। इन रिसेंट पीरियड इट हैड फैसिलिटेटेड डिजिटलाइजेशन ऑफ द डेटा रिलेटिंग टू SHG अंडर प्रोजेक्ट ई शक्ति। पिछले लेक्चर में प्रोजेक्ट ई शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के डेटा को डिजिटलाइज करने की प्रोसेस को ही प्रोजेक्ट ई शक्ति कहा गया है। द कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट एंड ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस सर्कुलेटेड बाई RBI इन जून 2021 सजेस्टेड एप्लीकेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म पॉलिसी रिजाइम फॉर ऑल द एंटिटीज रेगुलेटेड बाई RBI व्हिच अंडरटेक माइक्रो फाइनेंस। तो मतलब ये कह रहे हैं कि RBI ने जो सर्कुलर जून 2023 में लाया है वो ये सजेस्ट करता है कि जितने भी लोग माइक्रो फाइनेंस के काम में लगे हुए हैं उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं फ्रेंड। SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SBLP होता है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, MFI होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MEDP होता है माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, MFDEF होता है माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड, SFMC होता है सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, CAR कैपेसिटी असेसमेंट रेटिंग होता है, कोका कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट होता है, IMEF इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड है। ये 100 करोड़ रुपए जो सिडबी ने लगाए थे, है ना, 2011 और 12 के जो है जो बजट आया था उसमें इंडियन माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा लगभग ख़त्म है। 2-4 मतलब जो है MCQs हैं, देख लेते हैं। पहला, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट ई शक्ति। तो प्रोजेक्ट ई शक्ति अभी मैंने आपको बताया कि नाबार्ड जो है SHG के जो है डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करने की कोशिश करने के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लेकर आया ना SHG। देखिए ना, रिसेंट टाइम ये देखिए, यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, नाबार्ड की। नाबार्ड के द्वारा ही MEDP LEDP प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नाबार्ड के द्वारा ही प्रोजेक्ट ई शक्ति को भी लाया गया है। सो और आंसर विल बी नाबार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इम्प्लीमेंटेड पुअरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम। पुअरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन ने लागू किया है? विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो सिडबी अभी हमने पढ़ा था, ध्यान दीजिए इस बात को, है ना। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब का जिक्र हुआ था, तो सिडबी ने ये काम किया हुआ है। सिडबी हैज़ हेल्प टू डेवलप अ ... एडहेरेंस टू द वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट। तो सिडबी ने कोका बनाया हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट टूल। बाद में इसी को HCT भी कहा गया ना, एक टूल बनाया गया है। क्या है ये? हार्मोनाइज कोका टूल। कोका का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट, ओके। तो ये सिडबी के द्वारा डेवलप किया गया वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट टूल है, ओके। फिर है,
ये देखिए, विच इज ट्रू बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ MFI प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन इन RBI 2021। तो RBI ने 2021 में जो कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है उसके हिसाब से कौन सा सही है। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी रिजाइम टू ऑल द एंटिटी रेगुलेटेड बाय RBI व्हिच अंडरटेक्स माइक्रो फाइनेंस। अभी ये लाइन हमने पढ़ी थी, देखिए है ना, यहाँ इन्होंने कहा था, ये देखिए, ये जो कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट है जो जून 2021 में रखा गया वो ये सजेस्ट करता है कि जितने भी लोग माइक्रो फाइनेंस में डील करते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी रिजाइम को, यानी कि वो तंत्र को लाया जाए। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म पॉलिसी लाने का, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 20 कवर होता है और उसी के साथ में मॉड्यूल D भी हम यहाँ पर कवर कर चुके होते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप है आपको अच्छा लगेगा।